जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल और न्यू साइंस क्लासेस में। नए साल में आप लोगों का पढ़ाई पूरा बेहतर तरीके से होना चाहिए क्योंकि इसी साल आपका एग्जाम है। एग्जाम डेट भी आ चुका है, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपको तैयारी मजबूत कर ले। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं बायोलॉजी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है। पूरी संभावना है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, समझिए कि बायोलॉजी में क्वेश्चन कितना आता है और कितना बनाना होता है। तो साइंस का ये एक भाग है बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों साइंस का भाग है। लेकिन हम बायो का अगर बात करेंगे, बायो में अगर देखिए, बायो में आता है 13 नंबर का सब्जेक्टिव आता है और 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि कुल 26 नंबर का बायो से आता है। कितने नंबर का आता है? 26 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, ये 26 नंबर में से 13 नंबर ऑब्जेक्टिव से रहता है या 13 नंबर सब्जेक्टिव से रहता है। तो सब्जेक्टिव वालों समझिए, सब्जेक्टिव में देखिए 2 अंक वाला जो क्वेश्चन आता है वो 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 4 बनाना है। 4 क्वेश्चन को बनाना है, तो 2 अंक वाला 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो 8 अंक हो गया। रहता कितना है? 8 क्वेश्चन रहता है, लेकिन बनाना है 4 क्वेश्चन। अब 5 अंक वाला अगर बात करेंगे तो 5 अंक वाला 2 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कितना आता है? 2 आता है 5 अंक वाला, लेकिन 5 अंक वाला बनाना है 1 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ से अगर बात करेंगे तो कितना नंबर हो गया? 5 नंबर का बन गया। बना दीजिएगा तो 5 नंबर का हो गया। और यहाँ से 8 नंबर का, तो 8 5 13 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, सिर्फ 4। तो 4 के लिए हम आपको इतना करा देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे कि उसी में से 4 क्वेश्चन रहता है। तो आप यकीन कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। संपूर्ण को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो आप लोग उसका आंसर बता पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बायो में। देखिए, ये क्वेश्चन अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है, पूरा फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन 1 से 2 लड़ जाएगा, डायरेक्ट लड़ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे। पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे। तो पदार्थ कौन कौन हो जाएगा जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल एवं खनिज लवण हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। तो ये सब पदार्थ हो जाएगा। तो इसी को आपको लिख देना है। देखिए, क्वेश्चन हमारा किया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे, उसका नाम लिखना है। आंसर देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है। जो पदार्थ है वो हम लिख दिए हैं। देखिए, पहला है पर्णहरित, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल और खनिज लवण। और 4 है सूर्य का प्रकाश। यानी कि इन सभी पदार्थ का जरूरत पड़ता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग कहते हैं CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो देखिए, CO2 का अगर हम बात करेंगे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो ये 0.03% है। अगर यहीं पर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ये है 21% है। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? तो ये है 78% है। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? 78% है। अब देखिए, यहां से अब आपको समझना है कि जल और खनिज लवण, यानी कि जल है, तो पेड़ पौधा के जड़ में एक जाइलम नामक ऊतक होता है, जो पेड़ पौधा के जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर पेड़ पौधा के हर एक अंग तक पहुंचाता है। तो जाइलम का भी जरूरत होता है और फ्लोयम का भी होता है। और सूर्य का प्रकाश आप लोग जानते हैं, सूर्य का प्रकाश के बिना तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाएगा।
क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 2 नंबर की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी कि पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके लिए जो कौची सामग्री प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, यही क्वेश्चन है। तो समझिए आंसर। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जल जो प्राप्त करता है पेड़ पौधा, वो मिट्टी से, यानी कि जल जड़ द्वारा मिट्टी से, और प्रकाश जो होता है वो सूर्य से प्राप्त करता है। तो आंसर में यही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जड़ द्वारा मिट्टी से तथा प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो पत्तियों का रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ये भी लिख दीजिएगा। यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में ही रहता है, यानी कि उसमें पहले से रहता है। तो यहाँ से कौन सी सामग्री प्राप्त करता है। 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। 3 नंबर है कि रक्त के 2 कार्य लिखे। रक्त के 2 कार्य बोल रहा है लिखने के लिए। तो आप लोग देखिए, रक्त का तो पहला कार्य हो जाएगा कि ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि रक्त ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलता है, जिसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहेगा तो वो शुद्ध होगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो अशुद्ध रक्त होगा। तो कार्य में देखिए, रक्त के 2 कार्य निम्न है। पहला हो जाएगा पोषक पदार्थों के परिवहन, यानी कि जो हम लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है उसका परिवहन करता है। और दूसरा शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग का याद हो गया होगा। 4 नंबर देखिए कि पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। पादप का बात करेंगे, इसका मतलब कि पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, भोजन का स्थानांतरण जल में जो होता है वो जाइलम होता है, और पेड़ पौधा के जो पत्तियों के सिरा वाला भाग पर होता है उसमें होता है फ्लोयम। तो अब देखिए, दो बात समझिएगा। जाइलम और फ्लोयम, ये दोनों ऊतक जटिल ऊतक है, इसे हम संवहनी ऊतक भी कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोयम को संवहन ऊतक भी कहते हैं, जटिल ऊतक भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि निम्न में कौन जटिल ऊतक है, तो जाइलम और फ्लोयम ये दोनों क्या है, जटिल ऊतक है या संवहन ऊतक। संवहन ऊतक इसलिए कहते हैं कि इस जड़ में होता है जाइलम। तो जड़ में जो जाइलम होता है, तो जाइलम जल को मिट्टी से अवशोषित कर पेड़ पौधा तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि उसके हर एक अंग तक पहुंचाता है। अब देखिए, जाइलम जो है वो जड़ को अवशोषित कर ले जाकर दे दिया फ्लोयम को, और फ्लोयम भोजन बनाएगा। अब जो फ्लोयम का कार्य होता है वो भोजन का बनाना होता है, तो फ्लोयम भोजन बनाकर हर अंग तक पेड़ पौधा के पहुंचा देगा। तो जाइलम और फ्लोयम से पेड़ पौधा में भोजन बनता है। तो क्वेश्चन क्या है कि पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। तो जाइलम और फ्लोयम से, मुख्य रूप से फ्लोयम से। आंसर देखिए, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोयम ऊतकों द्वारा नीचे ऊपर अर्थात दोनों सिराओं में होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कि धमनी तथा सिरा में अंतर बताएं। धमनी और सिरा में अंतर बताना है। धमनी और सिरा में देखिए, धमनी और सिरा में निम्न अंतर होते हैं। एक साइड लिख दीजिएगा धमनी, एक साइड लिख दीजिएगा सिरा। धमनी में देखिए, पहला अंतर, यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है। देखिए, ये शुद्ध या ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, जिस रक्त में ऑक्सीजन रहेगा वो शुद्ध रक्त होगा। तो ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है कौन, धमनी। अब देखिए, ये परिवहन, अब परिवहन करता है हृदय से संपूर्ण शरीर में करता है। यानी कि जो धमनी का कार्य है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर तक परिवहन करते हैं, यानी कि पहुंचाता है। ये धमनी का कार्य हो गया। सिरा में देखिए सेम इसके विपरीत होता है। यह जो होता है सिरा, ये अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि हृदय जो होता है ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी कि ब्लड को शुद्ध करता है हृदय, हार्ट।
तो जितना भी अशुद्ध रक्त है इस शिरा हृदय को ले जाकर देगा और हृदय उसे शुद्ध बनाकर संपूर्ण शरीर में धमनी के द्वारा पहुंचाएगा। तो पहला अंतर समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है कि धमनी की भित्ति लचीला एवं मोटी होती है। यानी कि जो धमनी की भित्ति होती है वो कैसी होती है? लचीला एवं मोटी होती है। शिरा की भित्ति लचीला एवं पतली होती है। तीसरा अंतर देखिए कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। देखिए धमनी में भी कुछ अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड का इम्प्योर ब्लड इसमें चलता है। यानी कि इम्प्योर इसमें क्या होता है? देखिए अगला अंतर है 3 नंबर कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यानी कि धमनी में एक अपवाद में याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यानी कि अशुद्ध रक्त किस धमनी में चलता है, बहता है, परिवहन करता है? तो फुफ्फुसीय धमनी में। और शिरा में भी एक अपवाद है, फुफ्फुसीय शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, प्योर ब्लड का परिवहन करता है, वो कौन होता है? फुफ्फुसीय शिरा। यानी कि फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध यानी कि प्योर ब्लड का परिवहन करता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में पूछने की अधिक से अधिक संभावना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। देखिए अगर साथ में अगर आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिएगा, दूसरा बार साथ में रिवीजन करते चलिएगा, एक बार अपने से बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इतना हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पूछने की संभावना है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें और ज्यादा मोटिवेट करिए ताकि हम और सब्जेक्ट का भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारा लक्ष्य है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रहने देते हैं।